नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को आप भूले नहीं होंगे। उसकी मौत की तस्वीरें भी आपके जहन में ताजा होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लादेन आखिर किसकी गोली का शिकार बना था? कौन था वो जाबाज जिसने लादेन को उसके घर में घुसकर मौत के घाट उतारा था? आज हम आपको उसी जाबाज का चेहरा दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका को किया था तबाह, उसे उसके घर में घुसकर दी मौत। टीवी पर पहली बार मिलिए नेवी सील के उस कमांडो से जिसकी गोली से मरा लादेन। मई 2011 में अलकायदा प्रमुख और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन पर जिस नेवी सील कमांडो ने आखिरी वार किया था, उसके नाम और चेहरे से अब पर्दा उठ चुका है। My name is Robert O'Neill. I was a Navy SEAL for almost 17 years. I was involved directly with combat since 9/11 started. रॉब ओनील, यही नाम है अमेरिकी नेवी सील 6 के उस योद्धा का। यही चेहरा है उस जाबाज का जिसकी गोलियों ने ओसामा बिन लादेन को उसके अंजाम तक पहुंचाया। नील ही वो सैनिक है जिसने लादेन के सिर में 3 गोलियां दागी थी। नील ने ओसामा के एनकाउंटर के आखिरी लम्हों के बारे में जो कुछ बताया वो आप भी देखिए। मैंने ओसामा के सिर पर 2 बार गोली मारी। दूसरी गोली लगने के बाद जब वो जमीन पर अपने बिस्तर के पास गिर रहा था, तब मैंने उसे एक और गोली मारी। उसकी जीभ बाहर आ चुकी थी। मैंने उसे अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखा। मैंने सोचा कि क्या मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया या फिर सबसे बुरा। एक वक्त था जब ओसामा का आतंक दुनिया की सर चढ़कर बोल रहा था। ओसामा बिन लादेन आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए हवाई हमले में अलकायदा का ही हाथ था, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुफिया प्लान तैयार किया। 1 और 2 मई 2011 की दरमियानी रात को अमेरिकी सील कमांडोज पहुंचे पाकिस्तान में एबटाबाद की मिलिट्री एकेडमी से महज कुछ दूरी पर एक इमारत में, जहां दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन छिपा बैठा था। 4 हेलीकॉप्टर्स में सवार नेवी सील्स के कमांडोज ने इस इमारत में अचानक धावा बोल दिया और 40 मिनट के अंदर लादेन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लादेन मारा जा चुका था, लेकिन उसे मारने वाले नेवी सील्स के कमांडोज का चेहरा दुनिया के लिए अनजान था। अब वो चेहरा सबके सामने है। रॉब ओनील ही वो जांबाज कमांडो है जिसकी गोलियों ने ओसामा की सांसें छीनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिर्फ ओसामा बिन लादेन को ही नहीं, यूएस नेवी सील के इस कमांडो ने अपनी जाबाजी कई मौकों पर दिखाई है। इराक और अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा कॉम्बैट मिशन में शामिल होने वाले रॉब ओनील ने कई खूंखार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। अब उनका चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो क्या उन्हें और उनके परिवार को आतंकियों से कोई डर नहीं है? इसके जवाब में उनके पिता ने क्या कुछ कहा, वो भी देखिए। चाहे दूसरे देश के अंदर घुसकर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को मारना हो, या फिर सोमालिया के खतरनाक समुद्री लुटेरों के चंगुल से शिप के कैप्टन को बचाना हो, दुनिया के खतरनाक आतंकियों से मुकाबले के लिए
हमेशा तैयार रहने वाले ये हैं यूएस नेवी सील के पूर्व कमांडो रॉब ओनील। My name is Robert O'Neill. I was a Navy SEAL for almost 17 years. I was involved directly with combat since 9/11 started. A lot of the stuff that is out there is still classified, and I want to maintain integrity with my former unit. But some of the stuff I can't talk about, I can bring lessons from it without divulging any classified information. खतरों से खेलना रॉब ओनील का मनोशौक है। महज 19 साल की उम्र में सेना में शामिल होने वाले ओनील 400 से ज्यादा कॉम्बैट मिशन में शामिल हो चुके हैं। ओसामा को मारने के लिए खुद द शूटर के नाम से कहलाना पसंद करने वाले रॉब ओनील 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। और 30 साल के रॉब ओनील को यूएस नेवी सील टीम 6 का सबसे खतरनाक कमांडो भी कहा जाता है। अमेरिकी सेना ने भी अपने इस खास कमांडो के काम को सराहा है। उन्हें सेना की तरफ से 52 मेडल मिल चुके हैं। एक अमेरिकी चैनल ने ओनील का इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने लादेन की मौत के मिशन से जुड़ी अनसुनी कहानियां बताई हैं। जल्द ही ये इंटरव्यू सबके सामने होगा। ओनील के पिता ने भी अपने बेटे के मिशन ओसामा में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि रॉब के पब्लिक में जाने के बाद ISIS वाले आएंगे और हमें उठा ले जाएंगे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं अपने दरवाजे पर लिखने जा रहा हूं कि आओ और हमें ले जाओ। इसे रॉब ओनील का जादू ही कहेंगे कि हॉलीवुड ने भी उनके किरदार को फिल्म 0 Dark 30, कैप्टन फिलिप्स और लोन सर्वाइवर में फिल्माया है। सोलह साल की देश की सेवा के बाद ओनील अब रिटायर हो चुके हैं और अब मोटिवेशनल स्पीच देने का काम करते हैं। I was actually in line getting her some food when my pager went off. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रॉब ओनील ने 16 साल तक सेना की सेवा की और अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें नाराजगी है सेना और सरकार से। क्यों, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जिस तरह से रॉब ओनील अपने ऑपरेशंस की जानकारी दुनिया के सामने लेकर आए हैं, उससे वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओसामा बिन लादेन की आखिरी सांस लेने वाले रॉब ओनील का चेहरा अब दुनिया के सामने है, लेकिन लादेन की मौत का सच दुनिया के सामने रखना यूएस नेवी सील टीम 6 के इस जाबाज कमांडो को महंगा पड़ सकता है। द शूटर नाम से मशहूर रॉब ओनील के खुलासे ने सील हेडक्वार्टर से लेकर पेंटागन तक खलबली मचा दी है। अमेरिकी नेवी सील के कमांडर ने अपने इस कमांडो दल को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वो नेवी सील की खुफिया जानकारियों को लेकर किसी तरह का खुलासा करना बंद करें। 16 साल तक देश की सेवा करने वाले, खतरों से खेलने वाले रॉब ओनील ने इस फरमान के उलट एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ओसामा की मौत के हर सेकंड की कहानी सुनाई है। अपनी मोटिवेशनल स्पीच में ओनील ने अपने मिशन के बारे में बताया है। आखिर क्यों यूएस नेवी सील के सबसे भरोसेमंद और जाबाज कमांडो ने अपने हाईकमान के आदेश को नहीं मानने की गुस्ताखी की है, वो भी जानना जरूरी है। दरअसल रॉब ओनील को इस बात का अफसोस है कि जल्द रिटायरमेंट लेने के बाद उन्हें सरकार की तरफ से न पेंशन मिली और न ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। यही एक वजह है कि अब वो ओसामा की मौत के राज से पर्दा हटाना चाहते हैं। द मैन हु किल्ड ओसामा बिन लादेन का टेलीकास्ट इसी महीने होने वाला है। हालांकि अमेरिकी सुरक्षा विभाग ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि डॉक्यूमेंट्री में जिस कमांडो का जिक्र है वो मई 2011 के ऑपरेशन में शामिल था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात ISIS की करें तो इराक में ISIS और सुरक्षा बलों के बीच जंग छिड़ी है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का मकसद इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके इस्लामिक राज्य बनाना है, पर खतरा अब इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बगदाद से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर बैजी शहर में भीषण संघर्ष जारी है। फायरिंग की ऐसी आवाजें इराक में इस साल की शुरुआत से ही सुनाई दे रही हैं। ISIS ने सबसे पहले इराक के मोसूल शहर में दस्तक दी थी और फिर जो खूनी सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। ISIS के आतंकी अब इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं।
आतंकी आम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। विदेशी सेनाएं हवाई हमले तो कर रही हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट के आतंकी जमीन पर भीषण जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें इराक के बैजी शहर की हैं, जो मोसूल से सिर्फ 140 किलोमीटर और राजधानी बगदाद से 250 किलोमीटर दूर है। इराक के सरकारी टेलीविजन पर लड़ाई की ये तस्वीरें बुधवार को प्रसारित की गई, जिनमें इराकी सैनिकों और ISIS के आतंकियों के बीच छिड़ी जंग देखी जा सकती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इराकी सैनिक इमारतों पर फायरिंग कर रहे हैं ताकि छिपे हुए आतंकियों को मार गिराया जा सके, तो वहीं आतंकी भी सुरक्षा बलों पर मोर्टार से हमले कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने बैजी शहर की कई इमारतों में अपने ठिकाने बनाए हैं, जहां से आतंकी प्लान को अंजाम देते हैं। और इराकी सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती घरों में छिपे इन आतंकियों को मार गिराने की है। इतना ही नहीं, बैजी में कई घरों की छतों पर इस्लामिक स्टेट के काले झंडे लहरा रहे हैं। ये झंडे इस बात का सबूत हैं कि ISIS के आतंकियों की स्थिति कितनी मजबूत है और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। बैजी में इराक की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जिस पर इसी साल जून से इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का कब्जा है। और इराकी सुरक्षा बल रिफाइनरी पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। बैजी से बगदाद सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। अगर इराकी सुरक्षा बल आतंकियों को बैजी में रोकने और हराने में नाकामयाब रहे, तो बगदादी के आतंकियों का अगला निशाना बगदाद हो सकता है, जिस पर कब्जा करना बगदादी का असल मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इराक में एक तरफ अमेरिकी सेना के नेतृत्व में विदेशी सेनाएं लगातार आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी बगदाद में रहने वालों को बगदादी का डर सता रहा है और दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन के खौफ की वजह से लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से को मिलाकर बगदादी के आतंकी इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं। बगदादी बंदूक की नोक पर आतंक का राज कायम करना चाहता है। इसी मकसद से ISIS के आतंकी बीते कुछ महीनों से सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। आतंकी बच्चों और महिलाओं समेत आम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो स्थानीय और विदेशी सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ISIS के आतंकी इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। पर बगदाद में रहने वाले लोगों को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन का डर सता रहा है। बगदाद की फिजाओं में बगदादी की दस्तक को लेकर अलग अलग खबरें और अफवाहें हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। طبعا ما يدور من أحاديث بالشارع وإشاعات نسمعها। ताज़ा खबरें और अफवाहें हैं कि ISIS के आतंकी बगदाद के करीब तक पहुंच चुके हैं और वो करीब 10 मील यानी 5 किलोमीटर दूर हैं। सचमुच ये लोगों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि हम नहीं जानते कि असल में चल क्या रहा है। अगर आप टीवी चैनलों में देखें तो अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि बगदाद पर ISIS कभी कब्जा नहीं कर सकता, तो कुछ कह रहे हैं कि वो शहर के बहुत ज्यादा करीब है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अफवाहें फैलाना भी ISIS का हथियार है और अफवाहों में कुछ हद तक तो सच्चाई होती ही है। अफवाहें क्या होती हैं? अफवाहें भी कहीं न कहीं सच होती हैं। अबू गरीब और फालूजा के करीब ISIS के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो बगदाद से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। जो भी हो, बगदाद अभी तक इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ की आबादी 70 लाख है। बगदाद के चप्पे चप्पे पर सेना तैनात है और यहाँ के लोग किसी भी हमले का कड़ा जवाब देंगे। ISIS के खतरे को देखते हुए पूरे बगदाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, जिन पर लोगों को भरोसा है। यहाँ फिलहाल तो हालात सामान्य हैं और सुरक्षा इंतजाम बेहतर हैं। हम सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं और ये लोगों की सुरक्षा के लिए बेहतर है। मैंने भी कुछ टीवी चैनलों पर देखा है कि ISIS के आतंकी अब बगदाद एयरपोर्ट से कुछ मील की दूरी पर हैं। वहीं बगदाद में बगदादी की दस्तक की खबरों और अफवाहों को लेकर
मीडिया कर्मियों की भी चिंता बढ़ गई है। इराक में काम करने वाली पत्रकार गुफरान हद्दाद का कहना है कि अफवाहों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब मोसुल पर कब्जा हुआ था तब भी माहौल ऐसा ही था। أكيد يعني قلقوا هذا الموضوع يعني الإشاعات داعش هي صحيح هم سلاحهم أو حربهم هي بالإشاعات، لكن أيضا الإشاعة يعني ما تأتي من فراغ. يعني مثلا أنا بصراحة كإعلامية وكمواطنة قبل سماعي بإشاعة سقوط الموصل أنا سمعتها من أحد السياسيين يعني قبل 9 أشهر من الحدث. أنا سمعت بهذه الإشاعة وضحكت، قلت مستحيل يعني محافظة كبيرة مثل الموصل تسقط، يعني هذه أكذوبة. وما استغرب إنه لو يوم من الأيام نسمع إنه سقوط بغداد، ما استغرب من هذا الشيء يعني. साफ है, बगदादी के डर से बगदाद में हर कोई सहमा हुआ है। दरअसल दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ने बीते कुछ महीनों में जैसा खूनी खेल खेला है, उससे न सिर्फ इराक और सीरिया बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों की सूची तैयार की है। इस लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम पहले नंबर पर है। लगातार 3 साल से पुतिन फोर्ब्स पत्रिका की सूची में पहले नंबर पर काबिज हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दूसरे पायदान पर हैं। आइए देखते हैं फोर्ब्स के सूची में कौन कौन सी हस्तियां शुमार हैं। मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट की खास बात यह रही कि लगातार दूसरे साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। यानी फोर्ब्स के मुताबिक वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके हैं। पिछले कुछ वक्त से यूक्रेन के मामले पर उन्होंने जिस तरह का स्टैंड दिखाया है, उससे उनके ताकतवर व्यक्तित्व की झलक पूरी दुनिया ने देखी है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, जबकि तीसरे नंबर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। इस तरह ताकत के मामले में अमेरिका रूस और चीन के बीचों बीच है। चौथे नंबर पर पोप फ्रांसिस का नाम है। पोप फ्रांसिस ने जिस तरह बेहद कम वक्त में पूरी दुनिया में कैथोलिक चर्च और पोप की पॉजिटिव इमेज तैयार की है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह मिली है। जबकि 5वें नंबर पर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का नाम है। बिल गेट्स और गूगल के फाउंडर्स भी इस लिस्ट में टॉप 10 में शुमार हैं। फोर्ब्स की इसी लिस्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम 15वें नंबर पर शुमार किया गया है। पीएम का नाम पहली बार फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट से बाहर हो चुका है, जो पिछले साल 21वें पायदान पर थी। लिस्ट में मोदी के अलावा 3 और भारतीय भी हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36वें पायदान पर, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल 57वें नंबर पर हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला 64वें नंबर पर हैं। लेकिन इस लिस्ट में चौंकाने वाला नाम है खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का, जिसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में 54वें नंबर पर जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत ऐसी है जिसके तमाम रंग हैं। वो घोर राष्ट्रवादी नेता है, रूस की सत्ता पर सालों से राज कर रहे हैं। वो स्मार्ट हैं, फिट हैं और दुनिया भर में उनके एटीट्यूड का डंका बजता है। व्लादिमीर पुतिन, वो शख्स जो दुनिया भर में अपने एटीट्यूड के लिए मशहूर है, अपने घोर राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है और जिसके लिए रूस के हित से ऊपर कुछ भी नहीं। पुतिन का ये राजनीतिक परिचय है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इसके अलावा भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसके अलग अलग पहलू हैं। मसलन पुतिन दुनिया के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक है, जिनकी पैतृक संपत्ति ही काफी ज्यादा है, जबकि उनकी अपनी कमाई से भी उन्होंने कई आलीशान घर और बिजनेस खड़े किए हैं। पुतिन फिटनेस के मामले में भी किसी से कम नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी व्लादिमीर पुतिन काफी फिट हैं। उन्हें घुड़सवारी करते देखा जा सकता है, स्कूबा डाइविंग करते देख सकते हैं। वो मार्शल आर्ट्स में भी हाथ आजमाते हैं और हर वक्त ताजा तरीन दिखते हैं। पुतिन की यही अदाएं आज भी उन्हें महिलाओं के चहेते राजनेता के तौर पर स्थापित करती है। महिलाओं के मामले में पुतिन काफी दिल फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पुतिना से प्रेम विवाह किया, लेकिन लंबा वक्त गुजारने के बाद इन दोनों का तलाक हो गया। पुतिन अपने अफेयर्स को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं। मसलन उन्हें
एलिना नाम की पूर्व जिम्नास्ट के साथ खूब देखा गया, तो कई बार महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देने के मामले में भी पुतिन को कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। लेकिन फिर भी पुतिन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनकी हस्ती का एक हिस्सा भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए तो नजर डाल लेते हैं ब्राजील के साओ पाउलो में चल रहे फैशन वीक पर, जहां दूसरे दिन सुपर मॉडल गिसेले बॉन्टिन का जलवा रैंप पर नजर आया। देखते हैं इस शो की एक खास झलक। सुपर मॉडल्स का जलवा, रैंप पर हुस्न के रंग, स्टनिंग ब्यूटी और खूबसूरत डिजाइन्स। लैटिन अमेरिका साल का सबसे बड़ा फैशन वीक साओ पोलो में चल रहा है, जहां हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। फैशन वीक के दूसरे दिन यहाँ ब्राजीलियन सुपर मॉडल गिसेल बॉन्टिन नजर आई। उन्होंने शो की ओपनिंग अपने सिग्नेचर स्टेप से की, जिसमें वो न्यूट्रल ब्लैक और ब्राउन कलर की ड्रेस में नजर आए। इसके साथ साथ वो स्नेक्स के नी हाई बूट में भी दिखी। शो में मौजूद भीड़ ने हाईएस्ट पेड मॉडल का तहे दिल से स्वागत किया, जो पिछले 8 साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मॉडल हैं। उनकी जबरदस्त एनर्जी देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। फैशन ब्लॉगर मार्सेला बोगस ने बॉन्टिन के लिए ये भी कहा है कि उनकी एनर्जी उनके चेहरे के साथ साथ उनके काम और करियर ग्रोथ में भी दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये दिन भी शो का बहुत एक्साइटिंग रहा। इस ग्लोबल फैशन वीक में आगे आने वाले शो में वर्साचे का नया कलेक्शन भी लॉन्च होने वाला है। So let's wait and watch, क्योंकि बहुत कुछ है अभी देखने को इस फैशन वीक में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।